बहुत शुक्रिया डॉक्टर इब्राहिम, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि जो लॉकडाउन ओपन हुआ है, आप डॉक्टर इस हवाले से क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। Basically, as a doctor, as a member of Pediatric Association all over Sindh, or as a master trainer of IMCI program, I work with UNICEF. देखिए, ऑनरेबल हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसीज, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की पॉलिसीज को हम एंडोर्स करते हैं, लेकिन एज अ डॉक्टर मेरी सजेशंस और हमारे ऑल ओवर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन या पीडियाट्रिक एसोसिएशन की तरफ से जो हमें जो राय है, हमारी जो मीटिंग्स हैं, वो एक ही तय पे हैं कि देखें, अगर ये चीज़ बढ़ गई और उसकी सेकंड वेव आ गई, या उस कंजेशन ऑफ पीपल की वजह से आपके जो इन्फेक्शन है एक दूसरे से ज़्यादा ट्रांसफ़र हो जाए। अगर आपने देखा हो कि 3-4 दिन से जो केसेस की रेशोज़ हैं, वो डबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जैसे पहले तो जब बिल्कुल लॉकडाउन हुआ था तो 25-30 केसेस आ रहे थे। नो डाउट उस वक़्त हम किट्स भी हमारे पास कम थी, हम उस पे टेस्ट भी बहुत कम कर रहे थे। लेकिन अब मजीद जब से ये चीज़ खुलना शुरू हुई है, विद इन लास्ट 15 डेज से, जिस तरह 9 to 5 जिस तरह लोग जा रहे हैं, ऑफिसेस खुल गई हैं, एसओपीज को जो है सुना नहीं जा रहा, लोग आवाम में एक मिसपरसेप्शन है, मिसगाइडेंस है कि कोरोना है नहीं है। डॉक्टर्स जो हैं वो पैसे लेके कोरोना को, हर पेशेंट्स को कोरोना की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। हर डेड बॉडी को जो है कोरोना डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब इस पे अगर आम आवाम भी और हमारे कुछ डॉक्टर्स भी इस पे देखिए मिसगाइड जरूर होते हैं कि ये आया कि इन्फेक्शन है या नहीं है। देखिए, क्योंकि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अगर एक बाहर जंग चल रही हो, और अगर बाहर बम पड़ रहे हो या बाहर आर्मी रूल चल रहा हो, तो क्या आप अगर आपने कहीं सुना हुआ भी हो कि उस गली के बाहर नहीं जाना, तो क्या आप वहां पे जाएंगे, या आप अपने घर के अंदर रहेंगे, या अपने अगर बॉम्ब पड़ रहे हैं तो अपने बेसमेंट में चले जाएंगे? देखिए, ये पब्लिक अवेयरनेस खुद अपने दिल में होनी चाहिए कि अगर लॉकडाउन खुल भी गया है तो आप अपने आप को कंट्रोल करें। आप अपने आप को, अगर आपको ईद की शॉपिंग्स करनी है तो ऑनलाइन कर सकते हैं। आप को जरूरी नहीं है कि आप हर जगह जाके ही अपना लेकिन कंजेशन डॉक्टर ऑफ इब्राहिम, पीपल करें। हमारी आवाम जो है वो एसओपीज पर बिल्कुल अमल करी, और जैसे कि आपने भी देखा होगा गुजरते हुए, लोग जो हैं, लोगों का पूरा समंदर जो है वो मंडाया है। बिल्कुल कोकब, ये हमारे लिए एक डिजास्टर हो सकता है, और इसको हम फिर कंट्रोल भी नहीं कर सकेंगे। अगर आपने लास्ट जब 100 इयर्स बैक एक स्पेनिश फ्लू आया था, उसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि एट द एंड ऑफ 1918 द स्पेनिश पीपल व्हाट दे डिड दैट कि हमने एक वॉर जीत ली है और वी वांट टू हैव अ परेड। तो उस दिन, जिस दिन ये परेड हुई, तो देयर वाज 7500 पीपल वर देयर, और वो 7500 पीपल वर इन्फेक्टेड एंड वर डेड। और आपको पता है कि वहां उस जमाने में जो लहर आई थी, उस जमाने में 5 करोड़, और फर्स्ट वेव में और सेकंड वेव में 10 करोड़ लोगों को मुंह के घाट उतार दिया था। तो देखिए, अगर हमारी पब्लिक ही अवेयर नहीं होगी दुनिया में, मैं कह रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि आप पाकिस्तान में रह के मैं बात कर रहा हूँ, मैं एक बात कर रहा हूँ कि इंटरनेशनली भी लोगों को अगर खोल दिया जाए और इसके ऊपर एसओपीज को मेंटेन नहीं किया जाए, तो दिल से तो वो मानने को तैयार ही नहीं है कि आया कोरोना एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। लेकिन अगर ये झुंड के झुंड बाहर निकल जाएंगे, तो देखिए, हमारी आवाम में जिनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, उनकी इम्यूनिटी को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जिनकी इम्यूनिटी वीक है, मतलब कि अगर जो छोटे बच्चे हैं, एज ए पीडियाट्रिशियन मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी इल्तजा है कि मार्केट्स में प्लीज बच्चों को लेके ना जाएं। अगर जा रहे हैं तो इसका ख्याल रखें कि वो मास्क पहने हुए हो, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, दूर रखें। और सबसे जो हमारे लोगों में जो सबसे जो ज्यादा डर है, वो हमारे ओल्ड एज पीपल हैं, जो हमारे घर में हैं, जो लोगों को, उनको पता ही नहीं है कि बाहर हो क्या रहा है। कुछ लोग ऐसे घर में हैं जिनको डायबिटीज है, कार्डियक इश्यूज हैं, किडनी के इश्यूज हैं, ब्लड प्रेशर्स हैं, और बहुत सारे मसाइल के साथ दोचार हैं। इवन दो कि अस्थमा एलर्जी वाले पेशेंट्स को भी ये चीज ज्यादा अटैक कर सकती है, क्योंकि एक
आपको और एक बात बता दूं, देखें कि कोरोना वायरस जो है ये हमारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स को जो है अंदर जाके डिफेक्ट डैमेज करता है, और वो डैमेज की वजह से जो है इन्फ्लेमेशन बढ़ती है और साइटोकाइन स्टॉर्म आ जाता है। जिस साइटोकाइन स्टॉर्म से उसकी वजह से हम इन्फेक्टेड हो जाते हैं, और वो जो है ये कोरोना जो है एक थ्रोम्बाई फेंकता है, जिसकी वजह से लंग में या हमारी कहीं भी बॉडी में जाके एक थ्रोम्बाई फंस जाता है, एक बारीक सा भी एक क्लॉट। तो उसकी वजह से हमारी ऑक्सीजनेशन कम हो जाती है और हम उस डिग्री ऑफ सीवियरिटी पे चले जाते हैं, और हमारी बहुत सारी अमवात होने के चांसेस हैं। तो प्लीज खुदारा इस चीज को समझें। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल गवर्नमेंट, उनसे हमारी इल्तिजा है कि प्लीज अगर आपने खोल भी दिया है तो प्लीज आप इसको एसओपीज को मेंटेन करवाने के लिए प्लीज लोगों को खड़ा करें। यानी मैं तो कहता हूं कि हमारी आर्मी शुड बी देयर, और उनको पता होना चाहिए कि जब तक, और एक आपको एग्जांपल दूं कि जहां तक मैंने रोज टीवी देख रहा हूं, या आपने भी बाहर ये अगर ये चैनल बाहर भी उसको अब दिखाया जा रहा है, तो आपको पता है कि बाहर अगर आप मास्क के बगैर जा रहे हैं, अगर आप सोशल डिस्टेंस नहीं रख रहे हैं, तो दे आर गेटिंग अ फाइन, और हैवी फाइन्स हैं। आप दुबई में देखिए तो 1000 dirham का फाइन है, अमेरिका में यू हैव $500 to $1000 का फाइन स्टार्ट हुआ है। तो नो डाउट हमारे यहाँ ये फाइन का सिस्टम स्टार्ट नहीं होगा, उससे और कुछ मसाइल पैदा हो जाएंगे फाइन डालेंगे तो। लेकिन प्लीज अगर लोगों को आप और ज्यादा अवेयर करें, क्योंकि जो मिसपरसेप्शन और मिस गाइडेंस हुई भी है लोगों के दिमाग में, क्योंकि एक तो हमारा इलिटरेसी जो अवाम है वो सबसे ज्यादा है, जो इसलिए कि एक तो हमारी एजुकेशन लेवल नहीं है और हमें ये चीज सिखाई भी नहीं गई है। नो डाउट हमारे बहुत सारे जो बड़े ओहदेदार हैं उनको भी एज ए मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बहुत सारी चीजें पता नहीं है। प्लीज आप खुदारा इन चीजों का ध्यान रखें, अदरवाइज वी विल बी इन अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि देखिए हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है। और आपको एक बात बताऊं कि देखिए हमारे जो बहुत सारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन है हमारी, उसमें भी हमें ये अलाउड नहीं है कि वी शुड एंटरटेन कोरोना पेशेंट, क्योंकि अगर एक कोरोना पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आएगा तो ही कैन इन्फेक्ट मेनी अदर पेशेंट जो नॉर्मल पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आ रहे हैं। तो आपको अगर कोरोना के पेशेंट्स लेने भी हैं तो दे आर ओनली 4 to 5 हॉस्पिटल्स। अगर वो 4 to 5 हॉस्पिटल्स भी ऑक्यूपाइड हो गए तो वो किस तरह एंटरटेन किया जाएंगे पेशेंट, वी डोंट नो। हमारे पास वो स्ट्रेटजीज नहीं है, हमारे पास वो फैसिलिटीज नहीं है, ना हमारे पास वो लोग हैं जिस तरह हम उसको ट्रेन कर सके। देखें आपको मैंने अभी लास्ट अभी बताया कि ये जी। कोरोना वायरस जो है वो एक थ्रोम्बाइड फेंकता है, जिसकी वजह से एक इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म जो है वो खराब कर देता है, और उस मैकेनिज्म की वजह से जो है वो पेशेंट्स के बचने के चांसेस सबसे कम होते हैं। तो आप ये बताएं कि हमारे पास तो उस तरह की ट्रीटमेंट्स भी नहीं है। लोग बहुत सारे मुल्कों में बहुत सारी ट्रीटमेंट्स करने जा रहे हैं, कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, बट स्टिल it's going on. We don't know what to treat and how to treat because it's an invisible organism जिसको हम ट्रीट कर रहे हैं all over the world. तो यही है, एक रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि लोगों से भी कि नो डाउट नॉट इन पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि प्लीज मेंटेन योर सोशल डिस्टेंस, यूज मास्क, और हो सकता है ये मास्क आपको सारी जिंदगी पहनना पड़े, यू हैव टू लिव विद दिस इन्फेक्शन ऑल लाइफ। तो और दूसरा हैंड सैनिटाइज करना है, हैंड वॉश करना है। देखिए ये इन्फेक्शन एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो करता क्या है कि जैसे ही आपके बॉडी के अंदर टच करता है, थूक के जरिए किसी के बॉडी पे एक जर्रा भी टच करता है तो वो लाइव हो जाता है। उस लाइव जो है वो इन्फेक्शन एरोजोल के थ्रू हमारे लंग्स में चला जाता है और वो हमारे सारे सेल्स को बर्बाद कर देता है। देखिए एज ए डॉक्टर सिर्फ, और आप लोग जिस तरह सोशल नेटवर्किंग के थ्रू ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रहे हैं, थैंक्स टू द ऑल सोशल नेटवर्क्स, ऑल टीवी प्रोग्राम्स, ऑल एंकर्स के आप लोग इतनी जुस्तुजू कर रहे हैं, इतना पॉजिटिव हमें लेके चल रहे हैं, और आवाम को आप ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि द डॉक्टर्स आर राइट एंड द डिसीजंस कैन बी रॉन्ग। ठीक है डॉक्टर इब्राहिम, जैसे कि आप लोग फ्रंट लाइन वर्कर्स होते हैं, डॉक्टर्स का बड़ा अहम रोल होता है, आप लोगों के पास बहुत सारे पेशेंट्स भी आते हैं, तो आप लोग खुद को किस तरह से सिक्योर करते हैं, क्या प्रिकॉशंस लेते हैं?
देखिए, डिफरेंट डिपार्टमेंट के डिफरेंट एसओपीज हॉस्पिटल्स को डिजाइन करके दिए गए हैं कि अगर आप प्रॉपर कोरोना के वार्ड में अगर काम कर रहे हैं, मींस के रेड जोन एरिया में, तो यू हैव टू वेयर ऑल द पीपीईज, आपको शील्ड पहननी है, KN95 मास्क पहनना है। लेकिन एक और आपको बात बताऊं, कोकब के सबसे जो हमारे यहाँ डिजास्टर है वो ये है कि पीपीई जो है वो आप ज्यादा मैक्सिमम 4 से 5 घंटे 6 आवर्स तक पहन सकते हैं, क्योंकि आपको उस डॉक्टर्स को वॉशरूम भी जाना है, उस डॉक्टर को नमाज भी पढ़नी है, आपको उस जगह से निकल के ऑक्सीजनेशन लेनी है, क्योंकि आप मास्क जितना पहनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड अंदर इतना ही ले रहे होते हैं, और इसकी वजह से लंग हमारे जो है डॉक्टर्स के अफेक्ट हो रहे हैं, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ के लंग्स अफेक्ट हो रहे हैं, उनकी हेल्थ अफेक्ट हो रही है, क्योंकि दे फील डिजी आफ्टर फ्यू आवर्स। तो हमारे जो पीपीज हैं वो स्टैंडर्ड के नहीं है जो हम बहुत कंटिन्यूस दे सकें, तो हर डिपार्टमेंट में दे सकें, क्योंकि जो पीपीज का जो उसूल है, जो बनने का तरीका है, वो ये है कि उसमें ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर लगा हुआ होना चाहिए और हाई चिल्ड एरिया में हम काम करें कि हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो बैलेंस रहें, और वो इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पसीने के जरिए बाहर ना आ जाएं, जिसकी वजह से हम डिजी हो जाते हैं। तो बैक टू द पॉइंट के एसओपी हमारे हॉस्पिटल में क्या क्या है, अब हर डिपार्टमेंट के अलग अलग एसओपीज है। अगर इंटेंसिव केयर में आप काम कर रहे हैं और कोरोना के पेशेंट्स उसमें है, तो यू हैव टू यूज द प्रोटोकॉल्स ऑफ कोरोना कोविड-19, जिसमें सारे शील्ड्स हैं, अपना कैप है, फिर आप अंदर अपना मास्क पहनना है प्रॉपर तरीके से, इट शुड बी फिल्टर्ड वन, फिर आपको पूरे पीपी पहनना है, कैन बी विद द ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, विदाउट का ऑक्सीजन। दूसरा, जब हॉस्पिटल्स में लोग आ रहे हैं तो हमने जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन है, पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन है, उसने जो डॉक्टर्स के लिए भी और पेशेंट्स के लिए भी सबसे अच्छा काम किया है कि हैंड सैनिटाइजर्स के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस की हुई है। नो बडी कैन एंटर विदाउट द मास्क, यानी पेशेंट्स के लिए बहुत बड़ी स्ट्रिक्टनेस की गई है। देखिए, अगर हॉस्पिटल्स कर सकता है तो मार्केट्स भी कर सकती हैं। दूसरा, हैंड वॉश डॉक्टर्स के लिए, स्टाफ के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है कि रिपीटेडली यू हैव टू वॉश योर हैंड आफ्टर सीइंग एवरी पेशेंट। तो ये एक इंपॉर्टेंट एसओपीज है। तो एसओपीज यही चीजें हैं जो हम मेंटेन कर रहे हैं। और दूसरा, गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट एक ये और भी है, ऑल ओवर द वर्ल्ड हो सकती है कि ये पीपीज पहनने के बाद कुछ चंद घंटों के बाद यू कैन नॉट वर्क, तो लोगों जो डॉक्टर्स की ड्यूटियां 8-8 घंटे या 12-12 घंटे है, उनका जो मेंटल लेवल और स्टेटस है फॉर मेकिंग अ डिसीजन, वो मुझे लगता है वो खराब होने के चांसेस हैं। तो मेक देयर ड्यूटी 6 आवर्स। और दूसरा ये है कि देखिए, अगर आप अगर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का ध्यान नहीं रखेंगे, जो हम लोगों के वीडियोस देख रहे हैं, तो आपकी जो मेडिकल हेल्थ हेल्थ जो मेडिकल जो फैसिलिटेटर्स हैं, वो अगर डैमेज हो गए और वही बीमार होना शुरू हो गए जो बहुत ज्यादा हो चुके हैं, क्योंकि हमारे जो मेडिकल लोगों में जो कोरोना के सिम्टम्स हैं वो सबसे ज्यादा आ रहे हैं। तो एक तो क्लिनिक से भी आ सकते हैं, हॉस्पिटल में आप जो प्रोसीजर्स कर रहे हैं उससे भी हो सकते हैं, इंटेंसिव केयर से भी हो सकते हैं। तो प्लीज, एक तो ये कि आप डॉक्टर्स के लिए भी मेरे ये मशवरा है कि आप उन चीजों का जरूर ध्यान रखें कि आप अपनी एसओपीज को बरकरार रखें, मेंटेन अ सोशल डिस्टेंस के देखें। अगर सोशल डिस्टेंस से बात करेंगे तभी आपकी जो लेवल ऑफ इन्फेक्शन है वो दूर रहेगा। आप लोगों से दूर रह के ही बात करें। लोगों को जरूर होता है कि आपसे करीब होके बात करें, लेकिन आप थोड़ा सा उनसे रिक्वेस्ट करें कि आप उनसे दूर रहें। ठीक है, डॉक्टर इब्राहिम ये भी बताएगा कोरोना की वैक्सीन आने में इतनी ताखिर क्यों है, क्या वजह है? मतलब अभी सुनने में आ रहा था कि वैक्सीन तैयार हो गई। सॉरी टू तो से आप लोग उसको कोकब किस तरह की? जी जी। सॉरी टू से कोकब, लेकिन ताखीर तो देखें, आपको अगर आप पिछले कुछ चंद सालों में चले जाएं, तो अगर जो पुराने वक्तों की वैक्सीन भी जो बनाई गई है, और ये भी मैं आपको बात बताऊं कि एक ये मिस गाइड किया गया है कि वैक्सीन आपकी 6 महीने में तैयार हो जाएगी। दैट्स अ मिसपरसेप्शन। और आपको बात बताऊं कि इट कैन टेक 10 years, 15 years, 20 years टू मेक द वैक्सीन। हाँ, अलबत्ता कि ट्रीटमेंट की जो पॉलिसीज हैं, ट्रीटमेंट्स हम जरूर स्टार्ट कर चुके हैं। और मैंने आपको कहा कि डिफरेंट ममालिक में डिफरेंट रिसर्च और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लोग और डॉक्टर्स, और ये WHO हमारा साथ दे रहा है हमारी रिसर्च में
कि हम उस पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि हाउ टू ट्रीट द पेशेंट। और आपको मैंने बताया कि पेशेंट्स की ट्रीटमेंट क्या है, वो मैंने आपको पिछले उसमें बता दिया क्वेश्चन में। लेकिन आपको बात बता दूं कि वैक्सीन आई डोंट थिंक सो कि इस साल भी प्रिपेयर हो या नेक्स्ट ईयर में भी तैयार होने के चांसेस आई डोंट थिंक सो के हो। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा डॉक्टर इब्राहिम, जैसे कि कुछ कोरोना पेशेंट जो सह जाते हैं, तो आप लोग उन्हें किस तरह से ट्रीट करते हैं और कैसे पता चलता है कि हाँ, अब इनमें वायरस खत्म हो चुका है प्रॉपरली? देखें, कोरोना के 3 स्टेजेस हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। अच्छा, माइल्ड में तो कितने लोगों को अवाम में हो जाएगा और वो ठीक भी हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, लेकिन दे कैन इन्फेक्ट अनदर पीपल। इसीलिए कहा जाता है कि स्टे एट होम, यू आर सेफ एट होम बिकॉज गेस्ट, और यू आर इनवाइटिंग अ गेस्ट इन नॉन लिविंग गेस्ट in your house as a guest, and it survives with you as a host inside your body। तो ये बात को, कॉन्सेप्ट को समझना है कि ये एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो हमारी बॉडी में जाता है और फिर ये एक्टिवेट होता है। तो अगर आपको ये बात बता दूं कि ये चीज अगर ये चीज जो है, इसको तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, सही बात है डॉक्टर इब्राहिम, लेकिन लोग जो हैं वो एसओपीज़ पर अमल नहीं कर रहे हैं। हमने देखा है शुरू में लोगों एतराज़ था कि हाँ, वाक़ई कोरोना एग्ज़िस्ट करता है और इतनी अमवात हो रही हैं। लोग बड़े डरे हुए थे और बहुत ज़हनी तनाव का शिकार भी थे। लेकिन अब लोग जो हैं, अब इससे डर नहीं रहे। लोग कह रहे हैं कोई कोरोना-वोरोना नहीं है। तो उन ऐसे लोगों के लिए जिनके माइंड में ये चीज़ आ गई कि कोई कोरोना-वोरोना नहीं है, हमने देखा है बहुत सारे सर्वे भी किए थे, लोगों का यही कहना है कि कोई कोरोना-वोरोना नहीं है। तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? उन्हें क्या हवाले से कि कोरोना है या कोरोना नहीं है? देखें, मैंने आपको कहा कि ये एक मिस गाइडेंस है, मिस परसेप्शन है कि ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। ये हर कुछ सालों बाद एक नया वायरस ज़रूर एक हमारी वर्ल्ड में पेंडेमिक होता है, और इस चीज़ों को समझने के लिए यू हैव टू गो इन अ पास्ट। जो बहुत सारे इन्फेक्शंस हो चुके हैं, अगर आप छोटे-छोटे इन्फेक्शंस भी लें तो पोलियो है, मीजल्स है, चिकन पॉक्स है, और बहुत सारे एबोला था, एंथ्रेक्स था, स्पेनिश फ्लू आया, बर्ड फ्लू आया, स्वाइन फ्लू है, H1N1 है। ये इतने सारे फ्लू से हमें एक अंदाज़ा ज़रूर होना चाहिए कि ये जो इन्फेक्शन है, जो कोरोना के नाम से है, ये एक इन्फेक्शन एग्जिस्ट करता है। ये इन्फेक्शन पहले भी आ चुका है, और ये इन्फेक्शन को देखने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, यू हैव टू गो थ्रू अ पास्ट सर्वे। द स्पेनिश फ्लू जो पैंडेमिक हुआ, उसने लाखों करोड़ों लोगों की जान ली, और ये भी ले सकता है, और ये भी ले रहा है। और आप अगर बाहर के मुल्कों में देखें तो दिस इज एग्जिस्टिंग, दे आर सर्वाइविंग विद दैट इन्फेक्शन। उसमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हो रही है, वो एक मेडिकल फैसिलिटेटर्स को ज्यादा हो रही है निस्बतन के आवाम को, क्योंकि उनके पास बेड्स नहीं है, ट्रीटमेंट्स नहीं है। और हम डॉक्टर्स को ये कभी अच्छा नहीं लगता कि हम किसी पेशेंट्स को ट्रीट ना करें, आया वो एसओपीज फॉलो कर रहा हो या ना कर रहा हो, हमें तो उनको ट्रीट करना है। अगर लोग नहीं मानेंगे, तो मैंने आपको कहा कि लोगों को मनाना जरूरी है, यानी लोगों को एजुकेट करना जरूरी है। नो डाउट आप लोग बहुत एफर्ट कर रहे हैं, थैंक्स टू यू ऑल, सोशल नेटवर्किंग, सोशल टीवीज, मीडिया पर्सन्स, और बहुत सारे लोग जो इन चीजों में शामिल हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों की वजह से हमारी बात डॉक्टर लोगों तक पहुंच रही है। और लोगों को ये बात समझ आनी चाहिए कि आपकी और हमारी एफर्ट मिलके हम एक बेहतर अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। अगर आप घर पे भी रह रहे हैं तो बेहतर जिंदगी गुजारने का मकसद आप घर पे भी बना सकते हैं। डॉक्टर इब्राहिम ये भी बताएगा, लोगों का ये भी कहना है कि जो डेली रूटीन के आपने जैसे कि पहले भी जिक्र किया, डायबिटीज के पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, अदर साइड बीमारियों के पेशेंट हैं, या किसी को नॉर्मली फ्लू ज्यादा है क्योंकि हमारे पाकिस्तान में पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, किसी को नॉर्मली अगर फ्लू जाता है तो डॉक्टर उन्हें कहता है कि पहले आप कोरोना का टेस्ट करवाएं। तो क्या ऐसा है? नहीं, ये भी एक मिसगाइड हुआ हुआ। देखिए, बहुत सारे लोगों की आपने वीडियोस देखी होंगी। आपको दो बातें बताता हूँ। एक तो हम्म। बहुत सारे लोगों की वीडियोस आपने देखी होंगी, लोग कह रहे हैं फोन कर करके कि हमारी बॉडी को छोड़ने के लिए हर हॉस्पिटल लाख रुपए ले रहा है, और उसको आपने उस कैटेगरी में डाल दिया कोरोना के।
देखिए आपको बात बताऊं, ये कोरोना एक जो, अगर एक फर्ज करें कि कोई भी इन्फेक्शन आपकी बॉडी के अंदर हिट जी। करेगा और हम्म। आपके अंदर एक ऑर्गेनिक सिस्टम का एक मसला चल रहा है, एग्जाम्पल के डायबिटीज है या एलर्जीज है, अस्थमा है, या इम्यूनिटी आपकी बहुत पुअर, आप बार बार रिपीटेडली वैसे बीमार होते हैं, आपको किडनी के इश्यूज हैं, आपको इंटरनली आपके जो सेल्स हैं वो कुछ इन्फेक्टेड रहते हैं कंटिन्यूस, किसी को यूरिन में इन्फेक्शन का बहुत चांसेस होते हैं, किसी को आईबीएस के प्रॉब्लम्स होते हैं, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम के, जिसमें डायरिया और कॉन्स्टिपेशन रहता है, वो भी एक इन्फेक्शन के जरिए ही हो रहा है, तो इसमें भी इम्यूनिटी का बहुत ज्यादा रद्दोबदल है। तो अगर आप ये सोचें कि अगर कोई भी इन्फेक्शन आपको हिट करेगा और वो आपके इन्फ्लेमेटरी सेल्स को बर्बाद करेगा, तो आप खुद सोचें, खुद एक आंख बंद करके इंसान सोच सकता है कि उसकी तो कंडीशन खराब होनी है। एक सेहतमंद इंसान है, लोग कह रहे हैं कि यार हमें तो कुछ नहीं हुआ, मेरे रिश्तेदार को कुछ नहीं हुआ, मेरा किसी रिश्तेदार की डेथ नहीं हुई। अल्लाह ना करे आपके रिश्तेदार की किसी की डेथ हो या किसी की भी ऐसी चीज हो जो मॉडरेटली इंटेंसिव केयर में पहुंच जाए, तो आप ये सोचे ना कि ये होना भी क्यों चाहिए। अगर आप लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो जरूर है कि ये आपके घर तक नहीं पहुंचेगा, और अगर आप प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो आपके घर तक पहुंचेगा, और इवन दो कि उनको पहुंचेगा जिनको ये इन्फेक्शन, आपके दूसरे इन्फेक्शन आपके बॉडी में है, और ये इन्फेक्शन आपको मजीद इन्फेक्टेड कर देगा। तो ये चीज है। सेकंड आपका सवाल जो था वो क्या था? ठीक है, वो आपने बताया कि लोग मिसगाइड हो रहे हैं, और मैंने यही कहा कि जैसे किसी को नॉर्मली फ्लू हो जाता है, पाकिस्तान में इतना ज्यादा है, तो उसको भी डॉक्टर्स कहते हैं कि आप पहले कोरोना टेस्ट कराएं। अच्छा, अब इसका सवाल का आंसर ये है कि देखिए आपको बात बताऊं कि फ्लू एक अलग मसला है कि इन्फ्लुएंजा और कोरोना थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए इन्फ्लुएंजा में, अगर इन्फ्लुएंजा चल रहा है जो कि नॉर्मली एक फ्लू चलता है, उसमें एक इट स्टार्ट विद नजला, यानी नाक बहना शुरू होता है, या साइनसिस का ज्यादा अटैक होता है और वो ब्रोंकाइटिस करता है, मतलब यहाँ तक के इन्फेक्शन को करके वो खत्म कर देता है। हम्म। कोरोना डायरेक्टली हिट ही एरोसोल के थ्रू डायरेक्ट आपके थ्रोट पे करता है, और वो आपके मैकेनिज्म को बर्बाद करके वहां से थ्रोम्बाई डेवलप करके वो आपके पल्मोनरी ब्रोंक्यूल्स में जाके वो उस थ्रोम्बाई को फेंकता है, जिसकी वजह से वो कोलैप्स लंग्स हो जाता है। ये भी एक मिसपरसेप्शन है कि ये निमोनिया है या एक ये कोलैप्स लंग्स है। तो अभी इस पे भी रिसर्च चल रही है कि आया इट्स वायरल इन्फेक्शन जो ये एक लंग को कोलैप्स करता है या वो पैची इन्फिल्ट्रेशंस करा देता है। तो अगर देखें मेरे पास कोई पेशेंट आता है विद हाई ग्रेड फीवर, अगर उसको कंटिन्यूस कफ है, या अगर मैं उसकी हिस्ट्री ले रहा हूँ, अगर मैंने इसके कुछ टेस्ट करा लिया, सीबीसी और सीआरपी करा लिया, मुझे लग रहा है कि नहीं यार इट कैन बी अ वायरल इलनेसेस और ये इन्फ्लुएंजा नहीं है जो स्टार्ट विद द फ्लू, और एक ये चोकिंग का मसला है, या उसको लग रहा है कि कंटिन्यूस 4-5 दिन से कंटिन्यूस खांसी हो रही है और खुश खांसी हो रही है, और इसके चेस्ट में कुछ इसको डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो रही है या डिस्निया हो रहा है, तो आई हैव टू सजेस्ट दैट कि आपको ये कोरोना का टेस्ट कराना है। दूसरा, कोरोना का टेस्ट उन पेशेंट्स को किया जाता है जिन के आप उस कांटेक्ट में आ गए हो। अगर घर में किसी को पॉजिटिव आया है तो सारा घर इन्फेक्टेड हो सकता है, या वो टेस्ट ना कराए और आइसोलेट, हर आदमी अपना आइसोलेशन में चला जाए। सिर्फ और सिर्फ एक माँ है जो दूध पिलाने वाले बच्चे को अलग नहीं कर सकती, क्योंकि अगर माँ को कोरोना पॉजिटिव है, शी शुड वेयर मास्क, शी शुड मेंटेन हाइजीन, और वो अपना दूध माँ का बच्चे को पिला सकती है सेफली, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और ठीक है, दूसरा आपका कोई ऐसी जी जी, बोलें बोलें डॉक्टर इब्राहिम। दूसरा आपका था कि जो लोग मिसपरसेप्शन की वजह से लोग जो डेड बॉडीज को भी कोरोना का नाम ले लेते हैं, तो ये एक मिसपरसेप्शन है, और लोगों के अवाम में ये एक शरारत भी है कि इस तरह कोई हॉस्पिटल नहीं कर सकता, ना हॉस्पिटल ऐसा कर रहा है। ठीक है, अच्छा, कुछ ऐसी डाइट बताएं कि हम कोरोना से बच सकें, कि क्या चीज़ हम इतनी ज़्यादा इनटेक करें, कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं या कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं, इस हवाले से कुछ बताएगा? अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है, वेरी गुड। देखिए इसमें आपको मैंने ये नॉलेज दे दूं कि ये कोरोना हो या इन्फ्लुएंजा हो या कोई भी इन्फेक्शन हो, अस्थमा एलर्जीज भी हो, आपका दरोबदार जो है आपकी बॉडी के इम्यूनिटी सेल्स है। आपकी इम्यूनिटी को बिल्टअप जितना अच्छा रखेंगे, इतना आपके बच्चे और आप और आपके बुजुर्ग घर में वो बीमार नहीं होंगे। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यू शुड टेक गुड सप्लीमेंट्स। आप अच्छी ग़िज़ा लें, अच्छा खाना खाएँ,
दूसरा, आप कीप मूविंग ऑन, अपने आप को धूप में जरूर अपने आप को प्रेजेंट करें, क्योंकि धूप में विटामिन डी के सेल्स कन्वर्ट होते हैं। आपको एक और नॉलेज दूं कि जो हमारा साइटोकाइन स्टॉर्म है, जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया कि ये एक IL-6, IL-1, IL-2 की रद्दोमदल की वजह से जो है ये खराब होता है और हमारी इम्यूनिटी सेल्स को बर्बाद करता है। और साइटोकाइन स्टॉर्म हमारी ये सारे जो इन्फेक्शंस हैं उसको प्रमोट करता है हमारी बॉडी में, और हम सीवियरिटी पे चले जाते हैं। तो विटामिन डी का जो रोल है वो बहुत बड़ा है हमारे इन साइटोकाइन स्टॉर्म को बचाने के लिए। दूसरा हमारा विटामिन सी है, और तीसरा है जिंक। ये तीन चीजें हमारी बॉडी के अंदर लेना बहुत जरूरी है रोजमर्रा की जिंदगी में। और दूसरा, आप अच्छी ग़िज़ा लें और कीप मूविंग योरसेल्फ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और टेक अ गुड स्लीप। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात बताई डॉक्टर इब्राहिम। लास्ट में हमें मैसेज भी दे दीजिए हमारी आवाम के लिए कि किस तरह से वो मजीद एहतियाती तदबीर को है एहतियात कर सकें और कोरोना से बच सकें। देखें, एक मैसेज नहीं है, ये मेरी तरफ से एक दिल से, एक एज अ डॉक्टर एक रिक्वेस्ट है, एक इल्तिजा है हमारे लोगों को, हमारे सुप्रीम गवर्नमेंट्स को, सुप्रीम कोर्ट को, कि प्लीज खुदारा आप जिंदगियों को बचाएं। निस्बतन के हम जो हेल्थ केयर फैसिलिटेटर्स हैं उनकी आप एग्जाम्स और ना लें, क्योंकि अगर आप लोग इस तरह जो लोग निकल गए हैं बाहर, जिस फुर्ती से ये कोरोना फैलेगा, हो सकता है कि ये बहुत सारी जानों को ले जाए और बहुत सारा डिफेक्ट करे हमारे लोगों में ऑल ओवर द वर्ल्ड। प्लीज आप इन चीज का ख्याल रखें, अपनी SOPs को मेंटेन रखें, और अगर आप बाहर निकल भी रहे हैं तो प्लीज अपना तो ख्याल रखें। ये आप मिसगाइड ना हो कि ये कोरोना नहीं है, ये एग्जिस्ट करता है, इट्स एन वॉर, और इसके लिए हमें लड़ना है और इससे बचना है। और प्लीज इस चीज का ख्याल रखें कि आप हेल्थ केयर फैसिलिटी के लिए एक सवालिया निशान बना देंगे इन फ्यूचर, जब लोग हमारे हॉस्पिटल्स में आना शुरू होंगे और हम उनकी ट्रीटमेंट नहीं कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, बहुत शुक्रिया डॉक्टर इब्राहिम, आपने इतनी अच्छा मैसेज भी दिया और इतनी अच्छी बातें बताई, बहुत शुक्रिया। इसी